एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं द लिटलेन। तो माय डियर, आज जो है हम करने वाले हैं मैथ्यू एर्नोल्ड का द डॉवरविच नहीं, डॉवरविच। तो एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगी कि आज आपको इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि मैं और आपको क्या इस चैनल पे प्रोवाइड करने जा रही हूँ, जो कि आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन उसके लिए आपको मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा, कुछ आपसे भी मुझे जिसे कहते हैं सजेशन चाहिए। तो वो चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले हम इस पोम को स्टार्ट कर लेते हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड की। तो ये काइंड ऑफ एलिजी है, जिसमें आप कह सकते हो कि ये जो ह्यूमन काइंड का जो रिलीजियस फेथ है, जो स्पिरिचुअल फेथ है, वो क्या हो रहा है, वो शेड अवे हो रहा है, वो फेड हो रहा है, गायब हो रहा है दुनिया से। जिसकी वजह से क्या है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है और उन्हें लग रहा है हर इंसान बस सिर्फ और सिर्फ मैटेरियलिस्टिक वर्ड में खोकर रह गया है, जिसकी वजह से अब दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दुख, दर्द, ये सारी चीज़ें बची हुई हैं। लव, ट्रस्ट, फेट, ये सब कुछ खत्म होता चला जा रहा है। तो ये था जो कि हम पूरा समझने वाले हैं। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको ये एक ब्यूटीफुल सी इमेज आपके सामने रखी है, इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिए ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाइए। अब यहाँ पर आप जो है ये छोटे छोटे से क्या देख रहे हैं, पेबल्स दिख रहे हैं। जो क्या होता है, ये पेबल्स लहरों के साथ लाए जाते हैं, फिर वापस ले जाए जाते हैं, फिर आगे को लाकर पटक दिए जाते हैं। तो एक इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि पोम में इस चीज़ का यूज़ किया गया है। प्लस ये जो आपको रोशनी दिख रही है चांद की, जिससे पूरा ये समुद्र नहाया हुआ है, समुद्र की लहरें पूरी नहाई हुई हैं, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही देखिए ये समुद्र कितना शांत है ना। शांत मीन्स ऐसा नहीं है कि इसमें लहरें हैं ही नहीं। शांत का मतलब इसमें ऊंचे ऊंचे ज्वार भाटा नहीं है। मीन्स क्या है, ये बिल्कुल अपने नॉर्मल, जैसे कि नॉर्मल बहता है, बिल्कुल उसी तरह से है। यानी यहाँ पर लहरें हैं लेकिन छोटी छोटी सी। तो इसको आप ध्यान रख लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं पोम को, जो कि आपको अब बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। देखिए ये जो आपको साइड में ये पूरा आपको दिख रहा है ना, वाइट वाइट सा, ये क्या है, ये एक्चुअली है गाज। जो पानी बार बार आता है और जाता है, आता है और जाता है, तो उसके आने और जाने से क्या होता है, गाज बन जाती है। उस गाज को इन्होंने अभी देखिएगा कितना ब्यूटीफुल तरीके से आगे बताया हुआ है, ठीक। और इसको किस चीज़ से जो है यू कंपैरिजन किया है, तो वो सब कुछ हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं इसकी रिटर्न डेट, जो कि है सिरसा 1851 में। इन्होंने अपने हनीमून टाइम पीरियड में लिखा था। जब ये अपनी वाइफ के साथ हनीमून पर गए हुए थे, तो वहां पर से ही इन्होंने इसे लिखा था। और इनका कहना ये है कि ये एक रूम के अंदर में है और विंडो से ये जो नज़ारा देख रहे हैं समुद्र का, जो बीच का नज़ारा इनके आंखों के सामने है, उसे देखकर इन्हें ह्यूमन काइंड की जो दुख है, जो पीड़ा है, जो अप्स एंड डाउन्स है, वो किस तरह से फील हो रहे हैं, महसूस हो रहे हैं इन लहरों के द्वारा, इन पेबल्स के साउंड के द्वारा। तो वो सब कुछ ये यहाँ पर देखते हैं और अपनी वाइफ को क्या करते हैं, बताते हैं। तो अगर बात करें इसके पब्लिकेशन की, तो इसका पब्लिकेशन जो है वो 1867 में है, जो कि आया था एर्नोल्ड के ही कलेक्शन न्यू पोम्स में। न्यू पोम्स में ये पब्लिश हुआ था 1867 में। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें इसके स्ट्रेंजा फॉर्म की, तो यहाँ पर आपको 4 इनरेगुलर स्ट्रेंजास मिल जाते हैं, जिनकी जो लाइंस हैं जो वो इक्वल नहीं है, इसीलिए इनरेगुलर हम इसे बोल रहे हैं। जो फर्स्ट स्ट्रेंजा है वो 14 लाइन का है, सेकंड स्ट्रेंजा 6 लाइन का है, थर्ड स्ट्रेंजा 8 लाइन का है, और जो लास्ट स्ट्रेंजा है, फोर्थ स्ट्रेंजा, वो 9 लाइन का है। और यहाँ पर कोई जो सेट आप जिसे बोल सकते हैं कंसिस्टेंट मीटर आपको नहीं दिखाई देता है। कहीं कहीं पर आपको IM देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये फ्री वर्स में है, यानी कि इन्होंने फ्री वर्ड्स का यूज क्यों किया है, ताकि ये इसको लिरिकल और ड्रामेटिक क्वालिटीज दे सकें। तो इट्स ऑल अबाउट स्टैंजा फॉर्म। अब हम चलते हैं पोम पर, जिसे कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है। अब इस इमेज को जब भी मैं पढ़ाऊंगी, तो इस इमेज को आप अपनी आंखों के सामने बिल्कुल रखिए, ताकि आप इसे समझ सकिए। ये जो क्लिप्स हैं इनके बारे में हम बात करेंगे, ये जो रोशनी से नहाया हुआ पूरा समुद्र की लहरें हैं इनके बारे में बात करेंगे, ये जो व्हाइट व्हाइट सी आपको गाज दिखाई दे रही है इसके बारे में बात करेंगे, और यहाँ पर आपको छोटे छोटे से पेबल्स दिखाई देंगे, इन पेबल्स के साउंड के बारे में बात करेंगे। ये किस तरह से सिंबलाइज कर रहे हैं ह्यूमन की पीड़ा को, उसे दिखाएंगे। तो आगे देखिए ये क्या कह रहे हैं, द सी इज काम टुनाइट, द टाइड इज फुल, द मून लेज फेयर अपॉन द स्ट्रेट्स। यानी कि क्या है, किनारों पर, ये जो किनारे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, देखने के लिए मिल रहा है कि जो
समुद्र है वो आज की रात कैसा है, बिल्कुल शांत है। कैसा है, बिल्कुल शांत है, पूरा भरा हुआ है। और जो मून है उसकी जो रोशनी है वो क्या हो रही है, इसके चारों तरफ क्या हो रही है, बिखर रही है। यानी ये बिल्कुल क्या है, इसकी रोशनी से नहाया हुआ है। ठीक, यानी चांद की जो उजली और सुंदर रोशनी है, जो चांदनी है वो पूरी उजली है, सुंदर है। यानी मून लाइज फेयर अपॉन द स्टेट्स, यानी ये जो मून की रोशनी है, यानी ये जो चांदनी है, ये पूरी चारों तरफ क्या है, बिल्कुल उजली फैली हुई है, बिल्कुल चमकती हुई सी क्या हो रही है, दिखाई दे रही है। अब आगे देखिए वो कह रहे हैं कहाँ पर, ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइन, ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लीम्स एंड इज गॉन। यानी इस फ्रेंच कोस्ट पर, जो फ्रांस का किनारा है, जो फ्रेंच का कोस्ट है, इनको वहां से फ्रेंच कोस्ट दिखाई दे रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि इस फ्रेंच कोस्ट पर क्या हो रहा है, कभी लाइट पड़ रही है, यानी कि लाइट चमक रही है। वो कैसी लाइट है, वो इस चांद की रोशनी में पड़ने वाला जो उजाला है, यानी कि उजाली रात है। उजाली और अंधेरी रात आप समझते होंगे ना, तो वही उजाली रात है। तो उस उजाली रात में ये जो चांद की रोशनी पड़ रही है वो कभी कभी चमक रही है और कभी कभी क्या हो रही है, इज गॉन, यानी फेड हो जा रही है। यानी कभी वहां पर अंधेरा दिखाई दे रहा है, फिर कभी उजाला दिखाई दे रहा है, फिर कभी रोशनी दिखाई दे रही है, फिर कभी रोशनी चली जा रही है। ऐसा फ्रेंच कोस्ट पे दिखाई दे रहा है। एंड द क्लिफ ऑफ इंग्लैंड स्टैंड ग्लिमरिंग एंड वास्ट। यानी कि क्या है, ये जो इंग्लैंड की ये जो क्लिफ्स हैं, ये जो चट्टाने हैं, ये बिल्कुल स्थिर और दृढ़ होकर क्या है, बिल्कुल खड़ी हैं। ठीक है, बिल्कुल शांत होकर खड़ी हैं। और वो बिल्कुल कैसी हो रही हैं, ग्लिमरिंग एंड वास्ट और आउट इन अ ट्रैंक्वल वे। यानी ये बिल्कुल एकांत में शांत खड़ी हैं और इनके ऊपर विशाल, और ये बिल्कुल कैसी टिमटिमाती हुई सी नजर आ रही हैं। क्यों, क्योंकि चांद की जो रोशनी है वो इन क्लिप्स पर, इन इंग्लैंड की क्लिप्स पर पड़ रही है और ये बिल्कुल शांत खड़ी हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा लहरें तो है नहीं, हल्की हल्की सी लहरें हैं। तो हल्की हल्की लहरों के बीच में ये बिल्कुल शांत दृढ़ खड़ा हुआ और चमचमाता टिमटिमाता हुआ क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। आगे वो कह रहे हैं कम टू द विंडो। अब ये किसको बुला रहे हैं, अपनी वाइफ को बुला रहे हैं। अपनी वाइफ को बोल रहे हैं कम टू द विंडो, यानी आओ, खिड़की पे आओ। स्वीट इज द नाइट एयर। ये देखो कितनी सुंदर, कितनी सुहावनी, कितनी मधुर, कितनी मीठी, कितनी अच्छी जो हवा है, ये सुहावनी हवा जो है वो चल रही है, आओ विंडो पे आओ। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि वो अपनी वाइफ के साथ हैं और एक रूम के अंदर हैं, और जो है वो विंडो से क्या कर रहे हैं, इस विंडो से क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। और यहाँ पर वो अपनी वाइफ को भी क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं। यहाँ से आपको समझ में आया। सपोज दैट आप अपनी क्या होता हो, आप अपनी बालकनी में खड़े हो या अपनी विंडो पे खड़े हो, बाहर आपने कुछ देखा। सपोज दैट मान लीजिए बाहर बारात जा रही है, कुछ भी जा रही है, या कुछ भी आपने देखा, तो आप कैसे बोलोगे, अरे वाह देखो घोड़े पे देखो कैसे दूल्हा सज के बैठा हुआ है, और देखो कितनी सारी कार्स जा रही हैं, औरतें कैसे डांस कर रही हैं, आओ आओ मम्मा बाहर आओ देखो ना। ऐसे ही आप बोलोगे ना, यानी कि पहले थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दोगे फिर बुलाओगे। तो वही चीज है, ये पहले बाहर क्या देख रहे हैं, कैसा नजारा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। उसके बाद फिर वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कम टू विंडो, आओ विंडो पे आओ और देखो कितनी अच्छी क्या हो रही है, कितनी सुहावनी हवा चल रही है। आगे वो कह रहे हैं ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे वेयर द सी मीट्स द मून ब्लास्टेड लैंड। आगे वो कह रहे हैं कि केवल वहां से तुम सुन सकती हो, क्या सुन सकती हो, एक ग्रेटिंग रोर, यानी एक कराहती हुई आवाज सुनाई दे सकती है तुम्हें, एक कराह भरी गूंज सुनाई देती है। वहां से आती एक आवाज को सुनो, तुम सुन सकती हो उन कंकड़ों की खराश को। वो क्या बोल रहे हैं, आओ सुनो, किनको सुनो, उस आवाज को सुनो, जो वो सुनहरी हवा से आती हुई वो जो आवाज सुनाई दे रही है, जहां पर ये समुद्र जो सी है वो मीट कर रहा है, मिल रहा है किससे, मून ब्लेंच्ड लैंड से। यानी मून की रोशनी में नहाए हुए ये जो लैंड है, इससे क्या हो रहा है, ये समुद्र मीट कर रहा है, मिल रहा है। वहां से एक ग्रेटिंग रोर की, यानी पेबल्स की, ऑफ पेबल्स। वो ग्रेटिंग रोर किसका है, पेबल्स का, यानी इन छोटे छोटे कंकड़ों के कराहने की आवाज है, ये सुनाई दे रही है। तो आओ तुम पास आओ और तुम भी जो है इनको क्या करो, सुनो। अब ये आवाज क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, आप भी सोचोगे ना ये पेबल्स कैसे आवाज कर रहे हैं। तो आगे वो बता रहे हैं कि ये पेबल्स की आवाज कैसे आ रही है। तो विच द वेव्स ड्रॉ बैक एंड फ्लिंग एट देयर रिटर्न up the high strand
बिगिन एंड केज एंड देन बिगिन एंड सॉरी एंड देन अगेन बिगिन। ठीक, यहाँ तक देखते हैं। फिर वो क्या कह रहे हैं कि वो आवाज़ कैसी आ रही है, वो आवाज़ ऐसी आ रही है इन पेबल्स की, क्योंकि ये जो वेव्स है ना, ये क्या कर रही हैं, इन पत्थरों को खींच कर अपने साथ पीछे लेकर जा रही हैं, और फिर जब लहरें आगे आ रही हैं तो इन्हें लाकर आगे ढकेल दे रही हैं, आगे पटक दे रही हैं। तो इस तरह से इनके जाने और आने से, इनके जाने और आने से ये पृथ्वी पर रगड़ खा रही हैं, जिसकी वजह से इनकी ग्रेटिंग रोर यानी ये जो वॉइस है वो क्या हो रही है, सुनाई दे रही है। यानी ये क्या होती हैं, ये इन पत्थरों को पीछे की तरफ ड्रॉबैक, पीछे की तरफ खींचकर ले जाती हैं, और फिर किनारे पर लाकर क्या कर देती हैं, एट रिटर्न ये किनारे पर लाकर क्या कर देती हैं, फिर इन्हें पटक देती हैं। और ये अगेन बिगिन, यानी ये क्या करती हैं, ये ऐसा एक बार नहीं, ये ऐसा बार बार करती हैं, बार बार ऐसे ही लाकर पटकती हैं। और उसके बाद क्या है, विथ ट्यूमुलस कैडेंस स्लो एंड ब्रिंग द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन। आगे वो कह रहे हैं इससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे एक कांपती लय के साथ और उस ध्वनि में एक शाश्वत उदासी का स्वर जो है वो सुनाई दे रहा है। ये जो बार बार लहरें आ जा रही हैं और इन पेबल्स को लाकर पटक रही हैं और फिर लेकर जा रही हैं, फिर ला रही हैं, तो इससे क्या है, एक इटर्नल साइलेंस ऑफ सैडनेस जो है, इटर्नल नोट ऑफ साइलेंस, यानी एक कांपती सी ध्वनि में शाश्वत जो उदासी का स्वर है वो सुनाई दे रहा है। यानी इनके दुख, इनकी पीड़ा जो है वो सुनाई दे रही है। अब यहाँ पर इन्होंने किस पीड़ा की बात की है, इन्होंने इस पीड़ा की बात की है कि जो ह्यूमन काइंड है, जो ह्यूमन है, उसके पास से क्या हो रहा है, जो स्पिरिचुअल बिलीफ है, जो रिलीजियस बिलीफ है और जो स्पिरिचुअल बिलीफ है, वो क्या होता जा रहा है, वो फेड होता जा रहा है, वो खोता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या है, इंसान बहुत ही ज़्यादा फिजिकल हो जा रहा है और उस अप्स एंड डाउन्स उसके लाइफ में लगे हुए हैं। तो बिल्कुल उसी तरह इन्हें इन लहरों को देखकर भी लग रहा है कि ये पीड़ा इन पेबल्स को है, ये क्या कर रहे हैं, कराह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया है। मतलब पोइट्स के अंदर कितनी एबिलिटी, कितनी क्वालिटी होती है ना, कि ये किसी भी चीज को देखकर, कभी वेस्ट विंड को देखकर कोई पोइट कितना अच्छे से चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर देता है, कोई कभी बुक्स को देखकर बैरन लीव्स बोलता है। मतलब लाइफ के अंदर, मतलब नेचर के अंदर से ही ये कितना कुछ सीखते हैं और कितना कुछ सिखाते हैं ना। तो फर्स्ट स्ट्रेंजा में ओवरऑल इन्होंने जो व्यू देखा है, जो इनके सामने दिखाई दे रहा है, वो खुद देख रहे हैं और अपनी वाइफ को भी बता रहे हैं कि देखो देखो ऐसा ऐसा नज़ारा सामने पर है, ऐसे ऐसे जो दुख की, जो मनुष्य की दुख की पीड़ा है, मुझे इन लहरों और इन पेबल्स के शोर से क्या हो रही है, महसूस हो रही है, सुनाई दे रही है। इन वादियों में, इन हवाओं के साथ ये जो ध्वनि है वो पूरी की पूरी क्या हो रही है, गूंज रही है। अब आइए चलते हैं आगे। देखिए अब ये अपनी बात को जस्टिफाई करेंगे, ये बोलेंगे ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही इस दुख और पीड़ा को महसूस कर पा रहा हूँ। ये देखिए इन्हीं पेबल्स की मैं बात करी थी, ये पेबल्स हैं, ये समुद्र के अंदर से लाकर किनारे पर पटके जाते हैं और फिर पीछे की तरफ जब लहरें जाती हैं तो ले जाती हैं और फिर आते समय आगे की तरफ ले आकर पटक देती हैं। तो एक अच्छा खासा जो स्वर है, जो ध्वनि है, वो आपको सुनाई देती है। जब आप कभी समुद्र के किनारे जाएंगे तो इस ध्वनि को बहुत अच्छे से सुन सकते हैं, या फिर आप गूगल करिएगा और वहां पर ये आवाज डालिएगा तो वहां पर आपको इसकी जो ध्वनि है, जो साउंड है, वो सुनाई देगा। आगे देखिए सेकंड स्ट्रेंजा की बात करें तो सेकंड स्ट्रेंजा से पहले मुझे आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, कुछ मिनट में आपको लूंगी ताकि मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि मेरे पास कुछ कॉल्स एंड मैसेजेस भी आए थे और मेरा ये मन भी है एक्चुअली कि मैं सोच रही हूँ कि टीजीटी का भी तो आपका एग्जाम लगा है, पीजीटी का भी एग्जाम लगा है, तो उसके लिए क्यों ना मैं आपको कुछ मटेरियल प्रोवाइड करा दूँ। जैसे कि मैं आपको मैराथन्स प्रोवाइड करा दूँ, जिसमें कि मैं आपको लिटरेरी फॉर्म्स दे दूँ, टर्म्स एंड मूवमेंट्स का पूरा एक मैराथन प्रोवाइड करा दूं, फिर आपको जो टीजीटी में 4 राइटर्स हैं उनके पूरे मैराथन्स दे दूं, यानी विलियम शेक्सपियर, मिल्टन, गाल्सवर्दी और इनके सबके क्या है पूरे मैराथन्स प्रोवाइड करा दूं। तो आप बताइए क्या आपको लगता है कि ये आइडिया सही है और हमें इस पर वर्क करना चाहिए? अगर आप एग्री हैं, आपको इसकी नीड है, तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं डेफिनेटली आपके लिए ऐसा वीडियो लेकर आऊँगी, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि कमेंट्स की संख्या कितनी ज़्यादा होगी और कौन से टॉपिक पे होगी। तो मुझे जितना ज़्यादा कमेंट जिस टॉपिक से आएगा मैं सबसे पहले उसी टॉपिक को पिक करूँगी। तो नीचे आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि पहले आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैराथन्स लेकर मैं आऊँ, और आपको नीड होगी तो ही ये सीरीज़ स्टार्ट की जाएगी। हालाँकि कुछ लोगों को नीड है जिसके रिगार्डिंग मैंने ये स्टार्ट कर रही हूँ मैं।
लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। अगर आप कमेंट करोगे तो ये चीज़ आपको डेफ़िनेटली मिलेगी। दूसरी चीज़ मुझे ये कहना है कि गाइज़, मैं आपको बताऊँ, इस वीडियो को लाने के लिए लिटरली मैं बहुत 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 ज़्यादा परेशान हुई हूँ। आपको पता है 3 टाइम्स मैंने ये वीडियोज़ बनाए हैं। उसके बाद मुझे ये वीडियो अपलोड करने से पहले डिलीट करना पड़ा है, क्योंकि कुछ ग्लिच आ गया था, जिसकी वजह से जब भी मैं वीडियो बना रही थी तो वॉइस इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग, इतना ज़्यादा कट-कट आ रही थी। बीच-बीच से 5-7 मिनट की वॉइस ही पूरी गायब हो जा रही थी, और जो वॉइस आ भी रही थी वो भी बहुत फँस-फँस के आ रही थी। तो ये प्रॉब्लम हो गई थी। उस वीडियो को पूरा मैंने डिलीट किया, मेरा उतना टाइम उधर गया बर्बाद। उसके बाद फिर अभी देखिए मैं एक वीडियो आपके लिए ये बना रही हूँ। उसके बाद मुझे वो जो टेक्निकल ग्लिच था उसे ठीक करने के लिए मुझे कम से कम 6 घंटे, 5 से 6 घंटे देने पड़े, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है। लेकिन मुझे सब कुछ, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं ही अकेले हूँ, मुझे ही सब कुछ करना है। तो सब कुछ मुझे बहुत टाइम लगा, यही यूट्यूब से ही मैंने सब कुछ सीखा है और सीख के फिर से इसको ठीक किया है। तो आई होप अब जो है वॉइस सही आ रही होगी। आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या इसकी वॉइस ठीक आ रही है, प्रॉपर है, अच्छी है। तो ये चीज़ें गाइज़, आप लोगों को 1 घंटे का बच्चा, 1 घंटे का वीडियो आप लोगों को डिलीवर करने के लिए मुझे पीछे से 4-5 घंटे की मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आप किसी के काम को थोड़ा भी अप्रिशिएट कर सकते हो तो डेफ़िनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम सभी के अंदर ये होता है, ये चाहत होती है कि हम जो काम करते हैं उसको अप्रिशिएट किया जाए, तो हमें मोटिवेशन मिलती है। जैसे आप पढ़ रहे हो और आप ईश्वर से ये उम्मीद कर रहे हो कि आपकी पढ़ाई का रिज़ल्ट आपको ईश्वर दे, आपको पास कराए। तो बस उसी तरह से हर इंसान वर्क करता है तो कुछ ना कुछ चाहता है। तो मैं बदले में बस आपका ये लाइक चाहती हूँ, और उसका रीज़न ये है, मुझे लाइक से आपके पैसे नहीं मिलने वाले हैं। आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो उससे क्या होगा, ये वीडियोस थोड़ी रिकमेंडेशन में जाएंगी, और ये मेरा जो पर्पस है बनाने का, कि उन लोगों के पास तक ये वीडियोस पहुंच जाए जो लोग पेड नहीं पढ़ सकते हैं, उन्हें सब कुछ फ्री में प्रोवाइड हो जाए, बस इसलिए। ठीक है, तो कर दीजिएगा लाइक अगर आपको अच्छा लगता है। तो आइए अब सेकंड स्ट्रेंजा स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है उसके बारे में, कि आप क्या सोचते हैं, क्या उसको स्टार्ट किया जाए, और किया जाए तो किस टॉपिक के साथ किया जाए। देखिए, सेकंड स्ट्रेंजा है, Sophocles, long away, heard it on the Aegean, and it brought into his mind the turbid ebb and flows of human miseries. We find also in the sound a thought, hearing it by this distant northern sea. ये sea है, ठीक है, ए इसके अंदर चला गया है। तो वो यही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इस साउंड को केवल मैं सुन रहा हूँ, बल्कि बहुत समय पहले, लॉन्ग अगो, काफ़ी समय पहले, सोफोक्लिस ने भी एजियन सागर के किनारे पर सेम यही वॉइस, सेम यही जो पेबल्स का साउंड है, इसे क्या किया था, सुना था। एंड इट ब्रॉट, और ये जो साउंड है ये ब्रॉट, ले आया, इनटू हिज माइंड, और उनके दिमाग में कैसा, ह्यूमन मिजरीज का, यानी ह्यूमन जो पीड़ा है, ह्यूमन जो कष्ट है, उसके उतार चढ़ाव को। एब एंड फ्लोज मतलब होता है उतार चढ़ाव, यानी इन साउंड्स ने उनके भी मन में, उनके भी दिमाग में इस बात का ख्याल ले आया कि किस तरह से ह्यूमन मिजरीज का उतार चढ़ाव है, ह्यूमन पीड़ा किस तरह से है, और किस तरह इंसान सोसाइटी में, समाज में किस तरह की परेशानियों से जूझ रहा है। तो सोफोक्लिस ने भी बहुत समय पहले इसे एजियन सागर पर महसूस किया है। एंड वी, और हम भी, फाइंड ऑल्सो इन दिस साउंड अ थॉट, और इस साउंड में हम भी एक थॉट को फाउंड कर रहे हैं। एक थॉट तो हमें भी मिल रही है। वो कैसी थॉट मिल रही है और कहाँ पर मिल रही है, नॉर्दर्न सी में, यानी नॉर्दर्न सी के किनारे पर हम भी सेम यही साउंड सुन रहे हैं, और इसी फीलिंग को फील कर पा रहे हैं जो सोफोक्लिस ने काफ़ी टाइम पहले फील किया था। सेम उसी साउंड को हम भी क्या कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, इस ह्यूमन मिजरी को। तो क्लियर है। आइए स्ट्रेंजा नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या है, वो कह रहे हैं द सी ऑफ फेथ वॉज वंस। ऐसा नहीं है कि ये ऐसा पहले से ही था, पहले से ही ह्यूमन मतलब इतनी पीड़ा, इतनी परेशानी थी, स्पिरिचुअलिटी पहले से ही नहीं थी। वो कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि पहले क्या था, द सी ऑफ फेथ, यानी ये जो विश्वास का, फेथ का समुद्र है, ये पहले कैसा था, फुल था, टू एट फुल, यानी ये पहले क्या था, बिल्कुल फुल था, भरा हुआ था, पूरा, बिल्कुल पूरा। ये जो रिलीजियस फेथ है, ये जो विश्वास है, जो ये स्पिरिचुअलिटी है, ये एक समय पर क्या थी, पूरी फुल थी, पूरी भरी हुई थी। इस जो विश्वास का समुद्र है, ये पूरा भरा हुआ था। और ये कैसा भरा था, ऐसे भरा था, एंड राउंड अर्थ सोर ले लाइक द फोल्ड ऑफ अ ब्राइट ग्रिडल फॉरलेट। अब गर्डल फॉरलेट मतलब क्या होता है, गर्डल फॉरलेट मतलब होता है करधनी। कभी आपने किसी औरत के या अपनी मम्मी या किसी को देखा होगा कमर में करधनी पहने हुए, तो कमर में करधनी पहने रहती है जो उनकी कमर को चारों तरफ से घेरे रहती है। तो वही वो कह रहे हैं, जिस तरह से
ये समुद्र की ये जो गाज वाली ये जो वाइट वाइट सी लाइन है, ये बिल्कुल जिस तरह से पूरे लैंड को चारों तरफ से घेरे हुए है, मानो ऐसा लगता है जैसे लैंड ने क्या है, करधनी पहन रखी है। और ये कैसा है, बिल्कुल उसी विश्वास की तरह से है, उस जैसे पहले आध्यात्मिक विश्वास था और पूरी तरीके से इस कमर की करधनी की तरह से पूरे लैंड को घेरे हुए था, बिल्कुल उसी तरह से ये विश्वास पूरा भरा हुआ था। लेकिन अब नहीं है। बट नाउ आई ओनली हियर इट्स मेलांकली। लेकिन अब क्या है, अब मुझे ये सब कुछ नहीं दिखाई देता, ये विश्वास नहीं दिखाई देता, चारों तरफ से घेरे हुए अर्थ को ये ट्रस्ट, ये विश्वास, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं दिखती। ये सब कुछ क्या हो गई है, फेड हो गई है, खो गई है। अब मुझे क्या दिखाई देता है, सिर्फ और सिर्फ मुझे सुनाई देता है इसकी मेलॉन्कली यानी दुख भरी, लॉन्ग, लंबी, विड्रॉइंग रोर जो कि सुनाई देती है मुझे। अब क्या है, सिर्फ पीड़ा भरी, दुख भरी जो ये आवाज है, ये क्या होती है, मुझे सुनाई देती है। यानी कि क्या है, ये जो दुख भरे लम्हे हैं, ये कराहते, ये जो कराहती हुई सी आवाज है, विड्रॉइंग रोर है, रिट्रीट टू द ब्रीथ ऑफ नाइट विंड, डन द वेस्ट एज ड्रीर एंड naked shingles of the world। यानी ये यही कह रहे हैं कि बिल्कुल क्या हो रहा है, ये जो गर्जने की आवाज है, जो हवा, जो रात की हवा में इस वीरान और नंगे सागर के किनारे की ओर धीरे धीरे क्या हो रही है, दूर चलती चली जा रही है। नेकेड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी इस नंगे सागर के किनारे इस हवा के माध्यम से ये जो दुख भरी आवाज है, ये जो मेलॉन्कलिक वॉइस है, ये जो मुझे सुनाई दे रही है, ये पूरी की पूरी पृथ्वी पर क्या हो रही है, ये पूरे पूरे संसार में क्या हो रही है, ये मेलॉन्कलिक की आवाज, ये दुख भरी जो पीड़ा भरी आवाज है, ये क्या हो रही है, इस हवा के साथ गूंज रही है, हर जगह फैल रही है। इस बात का दुख मना रही है कि इस पृथ्वी से क्या हो रहा है, स्पिरिचुअलिटी हटती जा रही है। एक्चुअली विक्टोरियन एज में इंसान जो है वो क्या हो रहा था, प्रैक्टिकल हो रहा था, इन्वेंशंस हो रहे थे और लोग जो है वो तर्क वितर्क कर रहे थे। तो स्पिरिचुअलिटी से, आध्यात्मिक चीज़ों से, इन सारी चीज़ों से, नेचर से दूर जा रहे थे। और इसी का लॉस, इसी का दुख जो है उन्होंने व्यक्त किया है कि किस तरह से ये दुख दूर हो रहे हैं इन चीज़ों से, जिसे ये सोच रहे हैं कि इनसे दूर होकर मुझे सुख सुविधाएं मिलेंगी, मशीनरी आ रही है, काम आसान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा होगा, फैसिलिटीज़ मिलेगी। लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर देखा जाए तो वो अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। ना ही उनके मन में एक दूसरे के प्रति सम्मान है, प्यार है, दूसरे की पीड़ा हरने के लिए कोई भी फीलिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा का पूरा जो अर्थ है वो क्या हो रहा है, खोखला होता जा रहा है, क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी है, जो आध्यात्मिकता है, उसका लॉस होता जा रहा है। और वही पीड़ा इन पेबल्स के साउंड के माध्यम से मुझे क्या हो रही है, फील हो रही है, सुनाई दे रही है। अब वो कह रहे हैं, ओह ah loved, ओ मेरी beloved, let us be true टू वन अनदर। आओ हम एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं, सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं। क्यों वो ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि जो वर्ड है, जो संसार है, वो तो बिल्कुल चकाचौंध में एकदम पूरी इसी तरह की दुनिया में भरा हुआ है, रमा हुआ है। लेकिन हम, आओ कम से कम हम तो एक दूसरे के प्रति सच्चे होते हैं। फॉर द वर्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू। यहाँ तक देखते हैं, वो अपनी वाइफ से कह रहे हैं कि मेरी वाइफ, मेरी माई डियर, माई लवेबल, तुम्हें ये जो संसार है ना, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, जो तुम्हारे सामने है, कैसा दिखाई दे रहा है, लाइक लैंड ऑफ ड्रीम्स, यानी ये स्वप्न के संसार जैसा, स्वप्न की भूमि जैसा, स्वप्न से भरा हुआ संसार, ये जो बहुत प्यारा, सो वेरियस, बहुत विविध, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू, ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, एक्चुअली जो तुम्हें देखकर लग रहा है कि ये दुनिया तो बहुत अच्छी है, कितनी सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लोग कितने अच्छे हैं, कितनी चकाचौंध है, कितना दुनिया आगे बढ़ती चली जा रही है, ये जो लोगों को लग रहा है कि वो बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो तुम्हें बहुत अच्छी दिखाई दे रही है ना, ये एक्चुअली में अच्छी है नहीं। आगे वो कह रहे हैं, हैथ रेदर नियर रियली नीदर जॉय, यानी कि इनमें ना ही सच में तो देखा जाए, ये देखने में दूर दूर से तो तुम्हें ऐसी दिखाई देती है, लेकिन जब सच्चाई में देखा जाए तो ना ही इनमें जॉय है, ना ही इनमें लव है, प्यार है, ना ही इनमें लाइट है, प्रकाश है, ना ही इसमें सर्टिट्यूड, निश्चितता है, ना ही इसमें पीस है, शांति है, और नॉर हेल्प फॉर पेन, यानी जो दर्द में, जो पीड़ा में है, उसके लिए ना ही कोई राहत है, यानी यहाँ पर ना ही कोई एक दूसरे की मदद करने वाला है। एंड वी आर हियर, और हम यहाँ पर हैं, एज ऑन अ डार्कलिंग प्लेन। और कैसे हैं हम यहाँ पर, हम यहाँ पर डार्कलिंग प्लेन में हैं, यानी एक अंधकार भरी जगह पर, इस अंधकार भरी भूमि में है। और ये अंधकार कैसा है, ये अंधकार ऐसा है जहाँ से स्पिरिचुअलिटी खो गई है। सिर्फ और सिर्फ लोग डेवलपमेंट के चक्कर में, खाने कमाने के चक्कर में, बटोरने के चक्कर में, मशीनरी के चक्कर में, इन सारी चीज़ों में भरे पड़े हैं। स्पिरिचुअलिटी का लॉस हो गया है, इसीलिए ये स्थान कैसा है, बिल्कुल डार्क है, क्योंकि यहाँ पर ना ही पेन है, ना ही जॉय है, ना ही लाइट है, ना ही पीस है, कुछ भी नहीं है। तो हम एक ऐसे डार्कनिंग प्लेन में
अपने एक ऐसे फील्ड में खड़े हुए हैं जहां पर स्वेप्ट विद कंफ्यूज्ड अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट, यानी यहाँ पर हर समय क्या होता है, जहां पर हम खड़े हैं यहाँ पर हर समय भ्रमित संघर्ष यानी कंफ्यूज्ड अलार्म ऑफ स्ट्रगल, यानी संघर्ष का, भ्रमित संघर्ष का जो अलार्म है वो हर समय गूंजता रहता है, इसकी आवाज़ जो है वो हमेशा सुनाई देती रहती है। एंड वेहर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट, और यहाँ पर जो अज्ञानी सेनाएं हैं वो रात के अंधेरे में आपस में टकराती रहती हैं, टकरा रही हूँ, ऐसी जगह पर हम खड़े हैं। इट मीन्स ये कहना चाह रहे हैं कि हम एक ऐसे प्लेस में हैं जो कहने को तो जिन्हें लगता है कि हम आपस में हम स्ट्रगल कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, हम फ्लाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं, लेकिन वो कैसा कंफ्यूज्ड अलार्म है, बिल्कुल ऐसा है जो बिल्कुल निरर्थक है, बेकार है, क्योंकि आपको आगे बढ़कर जाना भी कहाँ है, आपको करना भी क्या है। आप सिर्फ और सिर्फ अगर आप आगे बढ़ भी जाओगे तो किस फील्ड में बढ़ोगे, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फील्ड में बढ़ोगे, यानी कि फिजिकलिटी का आपके ऊपर हवा होगा। आप ऐसा तो नहीं है कि आगे जाकर आप बहुत कुछ अच्छा गेन कर लोगे, बहुत स्पिरिचुअल बन जाओगे, बहुत आध्यात्मिक बन जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि हम एक ऐसे डार्कलिंग प्लेन में खड़े हैं। तो आओ माय डियर, माय लव, माय बिलव्ड, माय वाइफ, आओ हम एक दूसरे के प्रति यानी कि प्यारे बनते हैं, सच्चे बनते हैं, और हम इन सारी चीज़ों से परे रहते हैं, दुख दूर रहते हैं। कम से कम हम तो अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी को जगाए रखते हैं और एक दूसरे के प्रति ईमानदार बनते हैं। तो ये था पूरा ऑल अबाउट आपका एक्सप्लेनेशन। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब हम आइए इसके फिगर ऑफ स्पीच को देख लेते हैं, ठीक है। इसकी फिगर ऑफ स्पीच को देख लेते हैं डिटेल से। वैसे तो पोम पढ़ाते समय भी मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच वहीं पर बता सकती हूँ कि देखो यहाँ पर इमेजरी है, देखो यहाँ पर ये फिगर ऑफ स्पीच है, ये है, लेकिन मैं आपके लिए हमेशा प्रिफर करती हूँ कि सेपरेट जो है वो फिगर ऑफ स्पीच की स्लाइड्स बनाऊँ, ताकि जो भी फिगर ऑफ स्पीच आए, ठीक, उसके बारे में आपको डेफिनेशन भी पता चल सके। सपोज दैट आपने अगर फिगर ऑफ स्पीच अभी तक नहीं पढ़ा है तो यहीं से आपकी बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच कवर हो जाएंगी, और एग्जाम्पल से आप उन फिगर ऑफ स्पीच को अच्छे से समझ भी पाओगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज दैट अपील्स टू सेंसेस, यानी एक ऐसी लैंग्वेज जो डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन वो क्या करती है, वो हमारी सेंसेस को अपील करती है, चाहे वो हमारी साइट सेंसेस को अपील करे, चाहे वो साउंड सेंसेस को अपील करे, या फिर टच सेंसेस को अपील करे। जैसे यहाँ पर द सी इज काम टुनाइट, अब यहाँ पर कैसी, यानी हमारी साइट सेंसेस इन्वॉल्व हो रही हैं, यानी कि क्या हो रही है, हमारे सामने एक विजुअल इमेजरी आ रही है। जैसे ही हम समुद्र की बात कर रहे हैं कि शांत समुद्र, आपकी आंखों के सामने एक समुद्र की पिक्चर बन गई होगी, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, इमेजरी बोलते हैं, और विजुअल इमेजरी। जब हमें कोई चीज़ सुनाई देती है तो उसे हम ऑडिटरी इमेजरी बोलते हैं, वो भी हम देखेंगे कैसे। जैसे यहाँ पर देखिए ग्लिमरिंग एंड वास्ट की बात करें तो ये भी क्या है, यहाँ पर भी क्या है, आउट ऑफ ट्रैंक्विल वे, यहाँ पर भी आपकी इमेजरी यूज हो रही है। एंड ग्रेटिंग रोर ऑफ पेबल्स, ये जो पेबल्स की हार्ड साउंड है, जो कड़कड़ाती सी आवाज़ है, जो दर्द भरी आवाज़ है, ये आपके कानों में एक इमेज क्रिएट कर रही है, आपकी आंखों के सामने एक इमेज आ रही है, जिसमें आप मतलब देख पा रहे हो, फील कर पा रहे हो कि उनका जो साउंड है वो कैसा होगा, ऐसे सुन पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, तो इसे ही क्या बोलते हैं, इमेजरी बोलते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने किसका यूज़ किया है, इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच का बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज़ किया है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, मेटाफर में क्या होता है, टू डिफरेंट थिंग्स का क्या होता है, कंपैरिजन होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, लेकिन वहाँ पर सिमिली की तरह से लाइक और एज या फिर सो वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता, डायरेक्टली कंपैरिजन कर दिया जाता है। जैसे द सी ऑफ फेथ की बात की गई है, तो ये जो द सी ऑफ फेथ है, ये क्या है, ये फेथ को मेटाफोरिकली कंपेयर किया गया है किससे, जो कि सी को पूरी तरीके से, पूरी अर्थ को ये जो सी है वो कवर कर रहा है। जिस तरह से ये समुद्र जो है वो पूरे लैंड को, पूरे अर्थ को ऐसे अपनी गाज से, यानी कि चारों तरफ से अपने इस जो कमर करधनी है इससे अपने कवर कर रहा है, यानी कि अपने एक फेथ से कवर कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर सी ऑफ फेथ की बात की गई है कि सी ऑफ फेथ जो है बिल्कुल उसी तरह से पूरी दुनिया को, पूरा जो स्पिरिचुअलिटी है उसको कवर की है। यानी कि क्या है, ये बात कर रहे हैं कि पहले के समय में पूरे इस पृथ्वी पर जिस तरह से समुद्र ने पृथ्वी को चारों तरफ से कवर कर रखा है, उसी तरह से इस दुनिया में पहले स्पिरिचुअलिटी पूरी छाई हुई थी, पूरी तरीके से कवर कर रखा था स्पिरिचुअलिटी ने, आध्यात्मिकता ने, यानी हर इंसान को पहले ट्रस्ट था। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये चीज क्या हो रही है, खो रही है।
यानी ये जो सी ऑफ फेथ है ये क्या हो रहा है, दूर हो रहा है, यानी कि स्पिरिचुअल जो ट्रस्ट है वो दूर होता जा रहा है। आगे देखिए नेकेड शिंगल्स ऑफ वर्ड। अब यहाँ पर क्या सजेस्ट किया गया है कि जो वर्ड है वो बेयर एंड एक्सपोज्ड हो रहा है, लाइक अ बीच स्ट्रिप्स ऑफ कंफर्ट। ठीक, यहाँ पर इमोशनल एंड फिलोसफिकल इम्पैक्ट आपके ऊपर दिखाने के लिए, डालने के लिए इस तरह का जो कंपैरिजन किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिए सिमिली, तो हम बहुत पढ़ते बड़े हुए हैं। लाइक और एज का यूज करके कंपैरिजन किया जाता है। जैसे यहाँ पर लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स की बात की है उन्होंने, तो ये लाइक आया हुआ है और कंपैरिजन हुआ है लैंड ऑफ ड्रीम से। ठीक है, यानी कि एक जिसे बोलते हैं ब्यूटी ऑफ वर्ड की बात की गई है। ब्यूटी ऑफ वर्ड को क्या बताया गया है, लैंड ऑफ ड्रीम्स बताया गया है, कंपैरिजन किया गया है। तो ये क्या है, सिमिली है आपका। फिर देखिए लाइक अ ले द फोल्ड ऑफ द ब्राइट ग्रिडल फॉरलेड, गर्डल फॉरलेड। तो ये क्या है, गर्डल फॉरलेट किसकी तरह, लाइक। तो यहाँ पर लाइक का यूज किया गया है, यानी यहाँ पर भी क्या है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अगली फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं कौन सी है। वो है हमारी एलिट्रेशन। लाइक कर दिया आप लोगों ने वीडियो को, ओके थैंक यू जिन लोगों ने लाइक कर दिया है। जिन लोगों ने नहीं लाइक किया है मैं उन्हें याद दिला रही हूँ कि आप लोग अच्छा लाइक कर दीजिए। ये जेनुइनली बहुत 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 मेहनत लगती है, और आप जब किसी को कुछ देते हो ना, तभी कुदरत भी आपको देती है। अगर आप सोचो कि हम किसी को कभी कुछ ना दे, सिर्फ लेते रहने की आदत हो, तो फिर वैसा ही होता है। कहते नहीं है जैसा बीज बोओगे वैसा ही काटोगे। हम दूसरों के साथ जैसा करते हैं वैसा ही हमें भी मिलता है। तो आप भी देने की प्रवृत्ति रखिए। जैसे मैं आपको दे रही हूँ तो मुझे पता है, मुझे इस बात का ट्रस्ट है कि एक ना एक दिन मुझे बहुत सारे बच्चों का प्यार मिलेगा, बहुत सारे बच्चों का ट्रस्ट मिलेगा, जो कि मिलना स्टार्ट हो गया है। आप लोग कर रहे हैं, लेकिन इस चैनल को थोड़ा सा बड़ा करने में, इस फैमिली को बड़ा करने में मेरा साथ दीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब। तो एलिट्रेशन की बात करें तो एलिट्रेशन क्या है, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड होता है एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड। यानी वर्ड की शुरुआत में कोई जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो बार बार रिपीट होता रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए ग्लिम्स एंड गॉन में जी जी का साउंड रिपीट हो रहा है, एंड देखिए बिगेन एंड बिगेन में बी बी का साउंड रिपीट हो रहा है। तो ये एक म्यूजिकल एंड रिदमिक क्वालिटी लाने के लिए यूज किया जाता है। तो इस फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट आइए इंजैममेंट। इंजैममेंट भी मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि इंजैममेंट में क्या होता है, कोई जो थॉट होता है वो एक ही लाइन में कंप्लीट ना होकर, यानी यहाँ पर फुल स्टॉप ना लगकर, वो क्या होता है, कंटिन्यू होता रहता है अगली लाइंस में, वो ही सेम थॉट जो यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इंजैममेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है ये यहाँ पर फुल स्टॉप लगकर एंड नहीं हो रही, ये जो थॉट है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। यानी लिसन यू हियर द ग्रेटिंग रोर ऑफ पेबल्स, द ग्रेटिंग रोर ऑफ पेबल्स, देखिए ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। अब इसके बारे में और भी बता रहा है कि विच वेव्स ड्रॉबैक, जिसे वेव्स क्या है, ड्रॉबैक पीछे की तरफ लाती हैं। और जब आपने पोम पढ़ी थी तो इसके आगे भी ये थॉट जो है वो कंटिन्यू हो रहा था। यानी कि क्या है, ये जो जो बात बोल रहे हैं उस बात की फ्लो को मेंटेन रखने के लिए ये लोग ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं, यानी इंजैममेंट फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं, ताकि जो है क्या हो, वो जो बात बोल रहे हैं उसका फ्लो, उसका एक नेचुरल जो प्रवाह है वो बना रहे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है सिंबलिज्म। सिंबलिज्म क्या है, सिंबलिज्म में इन्होंने सिंबलिज्म एक्चुअली ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें हम ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट या आइडियाज का यूज करते हैं किसी लार्जर मीनिंग को प्रेजेंट करने के लिए। तो जैसे सी का यूज किया गया है नेचर, और जो लाइफ का फ्लो है या कंसिस्टेंसी को दिखाने के लिए सी का समुद्र सिंबल का यूज किया गया है। और अगर बात करें सी ऑफ फेट की, तो मैंने पहले ही बताया जो रिलीजियस फेथ है या जो स्पिरिचुअल फेथ है उसको दिखाने के लिए कोशिश की गई है। और जिस तरह से ये क्या हो रहा है, अभी फेड हो रहा है, गायब हो रहा है, इस दुनिया से दूर जा रहा है, उसे ही प्रेजेंट करने के लिए सी ऑफ फेथ सिंबल्स का यूज किया है। डार्कलिंग प्लेन क्या है, कन्फ्यूजन मॉरल डार्कनेस को दिखाने के लिए डार्कलिंग पेन का उन्होंने यूज़ किया। उन्होंने बोला है ना कि हम एक डार्कलिंग पेन में खड़े हैं, यानी हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जो पूरी अंधकार से भरी हुई है। और वो कैसा अंधकार है, एक मोरल डार्कनेस है, यानी नैतिक रूप से क्या सही है क्या गलत है ये हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हम अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी नैतिकता को, अपनी जो धार्मिकता है उसको खो चुके हैं और सिर्फ फिजिकल चीज़ों में लगे हुए हैं। इसीलिए हम एक मोरल डार्कनेस के एरा में, मॉडर्न वर्ल्ड में हम खड़े हैं, जो कि कैसा है, बिल्कुल डार्कलिंग प्लेन है। आगे देखिए पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच भी अगेन बहुत इजी है, लेकिन आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब हम किसी नॉन ह्यूमन थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटीज या ह्यूमन ट्रेट्स प्रोवाइड कराते हैं, जैसे जो आपका समुद्र है, जो सी है,
वो कोई ह्यूमन नहीं है कि वो फेथ को रख सकता है, लेकिन हम उसे एज अ ह्यूमन बीइंग, जैसे ह्यूमन बीइंग किसी के ऊपर ट्रस्ट रखता है, फेथ रखता है, बिल्कुल उसी तरह से द सी ऑफ फेथ हमने कहा है, यानी फेथ को क्या है, पोर्ट्री किया है इस तरह से। तो यहाँ पर क्या है, हमने पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है। और यहाँ पर देखिए जो जो साउंड है पेबल्स का, जो मेलॉन्कलिक और लॉन्ग विड्रॉइंग साउंड है, वो ऐसा दुख भरी जो पीड़ा है, जो आवाज़ है, जो करा है, वो ह्यूमंस की हो सकती है, ना कि किसी पत्थर की। लेकिन इन्होंने इसको क्या है, पर्सोनिफाई किया है और ह्यूमन इमोशंस और उसकी वॉइस को जो है इन पेबल्स के रोरिंग साउंड से, मेलॉन्कलिंग साउंड से बताने का प्रयास किया है। तो क्या है, यहाँ पर इन्होंने पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है। नेक्स्ट आइए आयरनी। तो डेफिनेटली आयरनी क्या होता है, आयरनी में जो है वो कंट्रास्ट होता है। आपको दो ऐसी बातें कही जाएंगी जो दोनों बातें एक दूसरे की विरोधी होंगी, कंट्रास्ट होंगी, अपोजिट होंगी, लेकिन वो क्या है, जब आप उसे ध्यान से देखोगे तो उसमें आपको एक रियलिटी दिखाई देगी, एक सच्चाई दिखाई देगी। जैसे कि ये जो लाइन है जिसमें इन्होंने बोला था कि माई डियर माई लव, आओ हम एक दूसरे के प्रति सच्चे और ईमानदार बनते हैं, और तुम्हें जो लगता है कि ये जो तुम्हारे सामने संसार है वो बहुत ही अच्छा, स्वप्नों से भरा हुआ, प्यारा, खुशनुमा, अच्छा लैंड ऑफ ड्रीम्स है, वो एक्चुअली ऐसा है नहीं। तो एक तरफ से एक सुखद लैंड के बारे में वो बात कर रहे हैं, सपनों के लैंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो कितनी पॉजिटिव है। और यहीं पर ठीक उसका अपोजिट ये कह रहे हैं कि तुम्हें जो लगता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि इस संसार में खुशी, लव, लाइट कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर नेगेटिव हो गया, तो दोनों चीज़ें अपोजिट हो गई ना। और अगर बात करें सच की, तो ऑब्वियसली सच है ये, क्योंकि मॉरल वर्ड में अगर आप देखोगे तो दूर दूर से आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, हम बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम बहुत आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हम बहुत ग्रो कर रहे हैं, आपको एक बहुत अच्छाई अच्छाई सी दिखाई देगी। लेकिन जब आप अंदर से झांक कर देखोगे तो आपको हर इंसान जो है वो बहुत ही पीड़ा में, बहुत ही खोखला दिखाई देगा, क्योंकि वो नेचर से दूर, वो स्पिरिचुअलिटी से दूर, उसका रिलीजियस फेथ खत्म हो चुका है। तो ये सारी ये पीड़ा उसके अंदर दिखाई देगी। तो इस तरह से जो है उन्होंने ये प्रेजेंट करने के लिए उन्होंने किसका, आयरनी फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है। नेक्स्ट देखिए आपका एनाफोरा। ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल फिगर ऑफ स्पीच होती है, जिसमें कि क्या होता है, बिगिनिंग यानी कि सक्सेसिव लाइन, जो सक्सेसिव लाइन होती है उस सक्सेसिव लाइन के बिगिनिंग में, शुरुआत में कोई वर्ड या फिर कोई जो फ्रेज है वो बार बार वही सेम फ्रेज क्या होता है, रिपीट करता है। इसे हम क्या बोलते हैं, एनाफोरा बोलते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, बिगिनिंग में ही होगा, लास्ट में नहीं होगा, बिगिनिंग में ही होगा। अगर लास्ट में होगा तो वो दूसरी फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी। कौन सी होगी, आप नीचे मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाते समय मैं आपको बताऊंगी। तो अभी फिलहाल आप ये देखिए, जैसे यहाँ पर नॉर है, नॉर है, नॉर है, नॉर, 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 देखिए कितनी बार आया हुआ है, यानी कि ये जो आपका नॉर वर्ड है ये बहुत बार रिपीट हुआ है, और सक्सेसिव लाइन के बिगिनिंग में ही ये क्या हुआ है, रिपीट हो रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं, एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपकी स्लाइड जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेमोरियल वर्सेस, जिसकी मैंने स्लाइड बनाकर तैयार कर ली है, बस आप लोगों को पढ़ानी है। तो आप लोग इस वीडियो को, पहले मैं इसको अभी तो बना ली हूँ, अब मैं इसको आपको अपलोड कर देती हूँ। और आपको पता है अपलोडिंग में भी लगभग 45 मिनट से ज़्यादा का टाइम लग जाता है, क्योंकि आप लोगों के लिए थंबनेल बनाना और बहुत सारी चीज़ें, इसको क्या बोलते हैं, एडिट करना, बहुत सारा काम होता है। तो यार जेन्युइनली बस यही कहूँगी कि लाइक कर दिया करिए और अच्छे से मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। ये जो मौका है ये आपके लिए अंतिम मौका है, इसमें ही आपको अपने आप को प्रूव करना है। एंड हाँ, क्या आप तैयार हैं टीजीटी की सीरीज़ के लिए, वो पीजीटी और इन सारी सीरीज़ के लिए, जेआईसी के लिए जो मैं मैराथन्स लाने वाली हूँ, क्या आप उन मैराथन्स के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो बिल्कुल मत भूलिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, कौन से टॉपिक पे मैराथन्स चाहिए, और क्या मैं ये सीरीज़ स्टार्ट भी करूँ या नहीं करूँ, सिर्फ आपको एलटी की ही नीड है। तो नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आपका अगेन एंड अगेन एंड अगेन दिल से शुक्रिया। एंड हाँ, इस चैनल पर मैंने 50 सब्सक्राइबर्स मतलब कंप्लीट कर लिए हैं, 50 सब्सक्राइबर्स की ये फैमिली बन चुकी है। तो थैंक यू सो 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 वेरी मच। फिलहाल हमारा जो परिवार है वो जो है वो 50 लोगों का हो गया है, 50 लोगों का ये परिवार हो गया है, और अब हम लाइव आ सकते हैं। तो अगर आप चाहोगे, तो अगर आप कमेंट करोगे, तो जो ये जो टीजीटी वाली सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, इसको मैं आप लोगों को लाइव ही पढ़ा दूंगी। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको मुझे कमेंट करके बतानी पड़ेगी। बस इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए और इस परिवार को बहुत जल्दी बहुत बड़ा कर दीजिए, ताकि जो है मैं जो सोच कर रखी हूँ उन चीज़ों को कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और बहुत मेहनत करिए जितना आप कर सकते हैं।
हर मेहनत के बाद अपने आप से बस एक क्वेश्चन पूछा करिए कि क्या मैंने अपना 100% दिया है। अगर 99% है तो भी और मेहनत करिए, लेकिन बिल्कुल चूकिए मत। इस चांस को ही लास्ट चांस बनाना है। जीवन भर पढ़ते थोड़ी रहना है बच्चों, जीवन भर पढ़ते नहीं रहना है। इस बार लगिए और इसको एकदम आर या पार करके फेंक दीजिए। एग्जाम को क्लियर कीजिए और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही खुशनुमा बनाइए। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।